ओके, सो ये मैग्नेटिक एंगुलर एसएचएम के लिए हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इसमें क्लियरली हमें दिख रहा है दैट टाइम पीरियड ऑफ सच मैग्नेट इज़ proportional टू मोमेंट ऑफ inertia ऑफ मैग्नेट, moment of inertia of magnet, and inversely proportional to square root of magnetic moment and square root of magnetic field. ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अभी इस पर हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट टॉपिक पे, और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है मैं यहीं पे बता देता हूँ। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं या अननोन मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे एम बी ये रिलेशंस आ रहे हैं, तो दो केसेस को कंपेयर करके हम एम या बी निकाल सकते हैं। और इसमें यूज़ होता है बेसिकली यही फिनोमेना पूरा। अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो सेम यही हमें डायग्राम बनाना है। और बाकी सब मैग्नेटोमीटर के बारे में एक और टाइप का मैग्नेटोमीटर आएगा तो वहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। उससे पहले हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ नेक्स्ट टॉपिक है। टेंजेंट लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैं, उनके बीच में किसी एंगल पर एक मैग्नेट रखी हुई है जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पे उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा। सो इसके स्टेटमेंट को लिखा जाए तो ये आएगा ऐसे: इफ़ अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ऑब्वियसली, या मैग्नेटिक नीडल कंपास टाइप का कुछ, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, magnetic moment m is free to rotate in two mutually perpendicular uniform magnetic fields B1 and B2, देन पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, सपोज B1 एंड B2, और यहाँ पे किसी एंगल पर एक मैग्नेटिक नीडल या एक सिंपल मैग्नेट जो है वो बैलेंस हो गई है। सपोज़ ये थीटा एंगल पर बैलेंस हो गई है, B1 के साथ थीटा एंगल पर ये बैलेंस हो रही है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यानी साउथ पोल है इसका, और ये पॉजिटिव चार्ज यानी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे फोर्सेस को आप बैलेंस करोगे तो B1 की वजह से नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यानी इस तरफ फोर्स लगेगा MB1, और B2 की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा MB2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी MB1 और इधर MB2। तो ये फोर्सेस जो हैं वो टॉर्क जनरेट करेंगे, और वो टॉर्क जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये मैग्नेट जो हमारी वो फिक्स हो जाएगी, वो मूव नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी। सो उस केस के लिए हमें देखना है। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम सपोज थीटा एंगल पर ये हमारा जो है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सो उस केस में क्या होगा कि दोनों साइड का जो टॉर्क है वो इक्वल हो जाएगा। तो टॉर्क जब इक्वल होगा तब वहाँ पर हमारे पास हमारा जो इक्विलिब्रियम में कंडीशन रोटेशन की वो हमें मिलेगी। सो दोनों टॉर्क इक्वल हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। सो टॉर्क का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर B1 के लिए, और दूसरा एम वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर B2 के लिए, यानी MB1 साइन थीटा, क्योंकि B1 के साथ एंगल बन रहा है साइन थीटा, और MB2 साइन B2 के साथ एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। सो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एम से एम कैंसिल आउट, तो B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू आ गया साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो साइन थीटा इसके नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा। सो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा B2 डिवाइड बाय B1, यानी जब ये टेन थीटा B2 अपॉन B1 के इक्वल होता है तो हमें उस एंगल पर इक्विलिब्रियम मिलता है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ। आपको थीटा याद रखना है, थीटा किसके साथ एंगल है। टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स लिखा जाता है, तो थीटा जो है वो एक्स के साथ होता है, यानी थीटा हमेशा ये इन्वर्स वाले साइड के साथ होता है। सो दिस लॉ इज नोन एज टेंजेंट लॉ। सो आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट व्हेन द टेंजेंट ऑफ द एंगल with B1
is equals to the ratio of magnetic field B2 and B1, then at that angle we will find a rotational equilibrium for a magnet placed between those magnetic field at angle theta with B1. सो आप इस फॉर्मूले को स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला है वैसे ही अपनी लैंग्वेज में बना के इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो. वो हमारा टेंजेंट लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा. अब क्योंकि यहाँ पर 10 के फॉर्म में फॉर्मूला आ रहा है इसलिए हम इसको टेंजेंट लॉ बोलते हैं. सो जैसे हम पिछले वाले एंगुलर एसएचएम के टॉपिक से वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बनाते हैं, वैसे टेंजेंट लॉ को हम यूज़ करके एक दूसरे टाइप का मैग्नेटोमीटर बनाते हैं जिसको हम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बोलते हैं. तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को देखते हैं. नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. सो मैग्नेटोमीटर बेसिकली क्या होता है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा. तो वही सेम चीज़ आप वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में लिख सकते हो. बस फ़र्क ये होगा कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो है वो टेंजेंट लॉ पे बेस्ड है और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंगुलर एसएचएम के लॉ पे बेस्ड है. सो बस ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. सो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज़ अ डिवाइस used to compare the magnetic moments of two magnets. It is based on tangent law, जो अभी हमने पढ़ा, tangent law. And in deflection magnetometer usually B1 is the Earth's magnetic field. And B2 is magnetic field by magnetic dipole जो हम ले रहे हैं वहाँ पे, जिसका मैग्नेटिक फील्ड हम डाइपोल मोमेंट हम कंपेयर करना चाहते हैं. सो इसको हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. दो इसके मेथड हो सकते हैं इसको लगाने के, इस डिवाइस को यूज़ करने के. तो उनको हम इसकी 2 सेटिंग्स बोलते हैं. फर्स्ट सेटिंग ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. सो फर्स्ट सेटिंग में क्या होगा, हम यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटोमीटर की जो आर्म है उनको परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन रखेंगे. द आर्म्स ऑफ मैग्नेटोमीटर विल बी प्लेस्ड perpendicular to magnetic meridian. तो मेरिडियन कॉमन वर्ड है, आप जानते हो. मेरिडियन जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो अर्थ को ईस्ट से वेस्ट में जो लाइन काटते हैं उसको मेरिडियन बोलते हैं, यानी नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर. ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है. तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ की, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन अगर हम खींचेंगे तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे. यानी बेसिकली एक तरह से एक्सियल लाइन, वो एक तरह से एक्सियल लाइन हो जाएगी. तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेट के लिए, जो मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने वाले हैं उसके लिए, वो एक्सियल फॉर्म में काम करेगी. तो एक्सियल फॉर्म में हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, μ02m/4π. और सपोज हम डिस्टेंस लेते हैं d, तो डिस्टेंस d के लिए dq एक्सियल पोजीशन आएगी. और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा B/BH = tan थीटा. इक्विलिब्रियम के लिए हमें इक्विलिब्रियम फाइंड करना होगा, फिर इस जगह फॉर्मूला लगा देंगे और BH की वैल्यू हमें पता होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो लगा के हमारे पास m की वैल्यू कंपेयर करके आ जाएगी. ओके, नाउ सेकंड सेटिंग ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम दोनों को इस तरह लगाएंगे ताकि हमें इक्वेटोरियल पोजीशन मिले. सो इस केस में क्या होगा, मैग्नेटोमीटर विल बी अरेंज्ड along
अलॉन्ग मेरिडियन। सो इस केस में हमें मिलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेट। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है बी का म्यू नॉट डैश बोलते हैं सपोज इसे, म्यू नॉट एम अपॉन सेम डिस्टेंस पे सपोज ले रहे हैं, डी डिस्टेंस 4π/d³, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनेगा। और फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा बी डैश अपॉन बी एच इक्वल्स टू tan थीटा। सारी चीज़ें मैं पता होंगी और हम यहाँ पर लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो इन दोनों केसेस को ऐसे यूज़ करके हम मैग्नेटोमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 सेटिंग से क्वेश्चन आते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इसमें ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटोमीटर के बारे में। फॉर एनी केस ऑफ containing two magnets we can use relation m proportional to tan theta d³। कहाँ से आ रहा है ये देखो, ये इस फॉर्मूले से, या एक्सियल का फॉर्मूला लो या इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लो, दोनों से ये सेम रिलेशन हमारे पास आएगा। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो tan थीटा और d³ के प्रोपोर्शनल होगा। tan थीटा यहाँ से आएगा और d³ यहाँ से आएगा, तो वो हमें साफ साफ दिख रहा है। सो ये रिलेशन आएगा, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं इसे m1/m2, दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा m1/m2 इक्वल्स टू tan थीटा 1 d1³ डिवाइड बाय tan थीटा 2 d2³। ये कंपैरिजन आएगा 2 मैग्नेट्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसको लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ इन ईच setting experiment can be performed 2 ways. Experiment can be performed 2 ways. 2 तरीके से हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, डिफ्लेक्शन मेथड फर्स्ट। In this case we will take d1 equals to d2। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम एक मैग्नेट को एक बार यूज़ करेंगे तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम आएंगे। वन मैग्नेट विल बी यूज्ड वन टाइम, वन मैग्नेट यूज्ड एट अ टाइम। पहले एक मैग्नेट के लिए फिर दूसरी मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास d1 इक्वल्स टू d2 आ जाएगा, दोनों की डिस्टेंस हम सेम ले पाएंगे और फिर वहाँ पे रिलेशन सिर्फ इतना रह जाएगा m1/m2 इक्वल्स टू tan थीटा 1/tan थीटा 2। सिर्फ ये रिलेशन रह जाएगा। सेकंड मेथड कैन बी नल मेथड। सेकंड मेथड इज नोन एज नल मेथड, और इसमें हम दोनों मैग्नेट्स को एक साथ यूज़ करेंगे। बोथ मैग्नेट्स विल बी यूज्ड simultaneously but such that थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2। ऐसे हम अरेंज करेंगे कि हमारे पास दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल आएँ। तो उस केस में हमारे पास रिलेशन आएगा m1/m2 इक्वल्स टू d1/d2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल में और इजीली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये इसकी थ्योरी थी, बस हमें फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूला क्या है और रिलेशन क्या है, कैसे हम आगे करने वाले हैं। ओके, चलो इसे आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये 3 केसेस है हमारे पास। ये पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट 90 डिग्री पर है, दूसरे केस में 0 डिग्री पर है, तीसरे केस में 180 डिग्री पर है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा और किस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा और किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे नहीं सॉल्व कर रहा यहाँ पे, इसे आप खुद सॉल्व करना होमवर्क में। यहाँ पे एंगल्स हमें दिए हुए हैं इजीली, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको यूज़ करके कौन सी चीज़ मैक्सिमम आएगी वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो मैक्सिमम पता चलता है, आपके पास फॉर्मूले में साइन थीटा या कॉस थीटा का फैक्टर आ रहा होगा। तो साइन थीटा का या कॉस थीटा का फैक्टर जो आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो उस वैल्यू के लिए क्या एंगल होना चाहिए पर्टिकुलर, उससे हमें पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन के लिए क्या मैक्सिमम होगा। तो वो आपको खुद पता करना है, इसको सॉल्व करना, आंसर देखना है किसका क्या आता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट, और ये जो भी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैग्नेटोमीटर पर बेस्ड होंगे जनरली। सो आपको मैग्नेटोमीटर का पूरा आइडिया लग जाएगा, चाहे वो वाइब्रेशन वाला हो चाहे वो डिफ्लेक्शन वाला हो।
ओके, इसमें दिया हुआ है अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज़ अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 4 सेकेंड। तो एक मैग्नेट है हमारे पास जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 4 सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। what will be that what will be the period of oscillation if the magnet is broken into two halves, each having half the original length, and one of the pieces is made to oscillate the same in the same field? तो पहले हमारे पास एक पूरी मैग्नेट थी, तो मैग्नेट का होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और टाइम पीरियड और मैग्नेटिक मूवमेंट का रिलेशन होता है ये √m। सो पहले केस में हमारे पास रिलेशन था ये। अब दूसरे केस में टाइम पीरियड हो गया t' और उसका रिलेशन होगा m' से ऐसे। अब m' हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि लेंथ को हमने हाफ कर दिया हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर मैग्नेट को आप हाफ कर दो तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी हाफ हो जाता है। सो यहाँ से t' इज प्रोपोर्शनल टू आएगा √m और √2 ऊपर आ जाएगा √2। सो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं इसलिए, तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t' इक्वल्स टू, ओके एक सेकेंड, एक गलती हो गई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं किया, ये गलती ना हो, ध्यान रखना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा अगर मैग्नेट को हम हाफ कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट m है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ओके, अब सेकंड केस में t' हमें निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया m/2 क्योंकि हमने हाफ कर दिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I' इक्वल्स टू, हमने उसको लेंथ को हाफ किया हुआ है। अब एक सिंपल बार मैग्नेट के लिए उसके सेंटर पे आप निकालोगे, सेंटर पे मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा mL²/2। और अब हमने उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को हाफ कर दिया तो ये m' और लेंथ को हाफ कर दिया L'²। तो m' और L' की वैल्यू लगा देते हैं, तो I' आएगा 1/2, m' की वैल्यू m/2 और L' की वैल्यू L/2²। सो ये हो गया 1/2 इंटू m/2 इंटू L²/4। सो यहाँ से आ जाएगा 1/8 1/2 mL²। सो ये आ गया 1/8 इंटू I। तो I' की वैल्यू आ गई I/8। अब लगाते हैं रिलेशन में, तो T का रिलेशन में I और M के साथ चाहिए, तो T का रिलेशन I और M के साथ T प्रोपोर्शनल टू I/m। सो ये हो जाएगा T/T' इक्वल्स टू I/m/I'/m', ये m' है। ओके, सो ये हो गया I/m'/m'। इसके बाद आप खुद सॉल्व करना है इसे और चेक करना आंसर क्या आता है, बस वैल्यू लगानी है, इसके बाद वैल्यू लगा के चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 bar magnet of same length and breadth but having magnetic moment m and 2m are joined together pole to pole and suspended by a string. Time of oscillation of this assembly in magnetic field B is 3 seconds. What will be the time period of oscillation if polarity of one of the magnet is changed to the combination again to oscillate in the same field? Okay, तो हमारे पास दो मैग्नेट्स थी, दोनों को हमने कंबाइन किया। तो सपोज हमारे पास एक तो मैग्नेट m है और एक 2m है, और सपोज इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है। ओके, सो पहले केस में क्या होगा, हमने दोनों को सेम साइड में सेम पोलैरिटी में अरेंज किया, तो सेम पोलैरिटी में अरेंज किया तो m1 आ जाएगा m + 2m, तो ये हो जाएगा 3m। सो T1 आएगा फॉर्मूला क्या था, 2π/I/mB, 1 करके आ जाएगा ये। B दोनों में केस है तो सेम है, सो B को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। I1 का मतलब होगा, सॉरी I1 नहीं लिखेंगे इसे, इसे फिर 1 नहीं लेना है हमें, इसे m ले लेते हैं सिर्फ। सो ये m' ले लेते हैं, इसे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए m'। सो ये हो जाएगा T' और ये I' और ये m'। सो I' क्या होगा, I' दोनों का सम हो जाएगा, दो मैग्नेट्स यूज़ करिए, दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंबाइंड हो जाएगा, तो I1 + I2 डिवाइडेड बाय m' की वैल्यू 3m और b की जगह b, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में लगा देते हैं सपोज T', तो फॉर्मूला वही 2π/I"m"B। अब m" क्या होगा, अब हमने अपोजिट पोलैरिटी में लगाया है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 2m - m यानी m। लेकिन I" स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पोलैरिटी कैसे लगाई है, उससे इनर्शिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी I1 + I2 ही रहेगा। तो T" यहाँ से आ जाएगा 2π/I1 + I2
डिवाइडेड बाय 2m माइनस एम यानी m और b की जगह b, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करो और चेक करो दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। ओरिजिनल हमें टाइम दिया था 3 सेकंड, यानी हमें t डैश दिया हुआ है 3 सेकंड, तो t डबल डैश क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, बस आपको इसको सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करो इसे, चेक करो आंसर क्या आना चाहिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल बार magnets placed one over another such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of oscillation in a horizontal magnetic field is 4 seconds. If one of the magnets is taken away, find period of oscillation of the other magnet in same field. Okay, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने मैग्नेट को रखा हुआ है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, तो दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम रहा होगा। ठीक है, ओके, और दोनों का इनर्शिया भी सेम रहा होगा। सो जब दोनों को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा तो दोनों का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा m² प्लस m², क्योंकि 90 डिग्री पर है तो ये आ गया m√2, और नेट इनर्शिया हो जाएगा, वो सिर्फ दोनों को प्लस कर देंगे, एंगल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 2i। ओके, सो फर्स्ट केस में हमारे पास फॉर्मूला आएगा इसका 2π√2i डिवाइड बाय m√2b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने एक मैग्नेट को हटा दिया, तो सिर्फ हमारे पास सिंगल मैग्नेट बचेगी, तो उस केस में t डबल डैश आ जाएगा। क्या t डबल डैश होगा हमारे पास 2π एक सिंगल मैग्नेट है तो सिंगल इनर्शिया आएगा i, एक सिंगल मैग्नेट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिंगल आएगा m और b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही करना है हमें, पहला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ हॉरिजॉन इफ वन ऑफ द मैग्नेट्स। ओके, तो हमें टी डैश दिया हुआ है 4 सेकेंड और टी डबल डैश हमें निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसके बाद खुद कर सकते हो इजीली, यहाँ से सॉल्व करो इसे और आंसर निकालना क्या आता है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेट टेक्स 10 ऑसिलेशंस, और ऑब्वियसली हर क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करा करो, मेरे से करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो पहले ना, मेरे सॉल्व करने से पहले। अब मैग्नेट टेक्स 10 ऑसिलेशन पर मिनट। ओके, 10 ऑसिलेशंस पर मिनट दिया हुआ है, यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एट अ प्लेन वेयर एंगल ऑफ डिप इज़ 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप अभी नहीं आया टॉपिक में, तो अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है। एंड द टोटल इंटेंसिटी इज 0.4 गॉस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड पर सेकेंड बाय द सेम मैग्नेट एट अनदर प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज़ 60 डिग्री एंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 0.5 गॉस। ओके, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप एक नई चीज़ आई है जो अभी तक हमने बात नहीं करी, जिसकी आगे आने वाले टॉपिक्स में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है तो मैं पहले ही बता देता हूँ। सो ये अलग से टॉपिक है, नोट कर सकते हो, आगे का टॉपिक है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप से डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी फाई से भी। एंगल ऑफ डिप बहुत सिंपल चीज़ है। एंगल ऑफ डिप का मतलब है कि 10 डेल, यानी एंगल ऑफ डिप का टेंजेंट जो है वो BV/BH के बराबर होता है। यहाँ पे BV/BH क्या है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और BH ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो BH और BV जो हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, उसके कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो सपोज नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर B है अर्थ की, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, सो B का फॉर्मूला होगा √BV² प्लस BH², और यहाँ से साइन डेल कॉस डेल आप निकाल सकते हो, तो वो मैं बता नहीं रहा, चलो लिख देते हैं जल्दी से। साइन डेल यहाँ से क्या आएगा, साइन डेल आएगा BV/B, और कॉस डेल आएगा BH/B। तो बस ये रिलेशंस होते हैं, इनमें जो एंगल आता है डेल, इसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप बेसिकली यहाँ से किस किस के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ डिप एंगल है बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ
एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बीच का एंगल. सो एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन अर्थ's magnetic field and the horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. ओके मैंने लिख दिया डेफिनेशन ऑब्वियसली, लेकिन आप यहाँ से इजीली बना सकते थे. डेफिनेशन बनाना ऑब्वियसली आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है हर टाइप के डेरिवेशंस में, सिलेबस में हमारे, क्योंकि बार बार मैं हर चीज़ की छोटी मोटी डेफिनेशन नहीं बता सकता, उससे सिलेबस और नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे. डेफिनेशन छोटी मोटी आपको बनाना नहीं चाहिए फॉर्मूले से. ओके सो हमें एंगल ऑफ डिप पता चल गया, और जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हम टी का फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आती है अर्थ की, वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होती है. जो नीडल रखी जाती है वो जनरली हॉरिजॉन्टल रखी जाती है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगानी होती है हमें अर्थ के लिए. सो हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली T = 2π√I/m/BH. मैग्नेटिक 10 ऑसिलेशन पर प्लेस फेयर एंगल ऑफ डिप इज टोटल. ठीक है, ओके, हाँ ठीक है. ओके तो अब फॉर्मूला लगाते हैं. तो यहाँ से BH का नेट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन हमें पता है. BH का रिलेशन क्या होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं B cos del. सो T = आ गया 2π/I/m/B cos del. ओके अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं. तो हमें पहले तो बोला हुआ 10 ऑसिलेशन पर मिनट, फर्स्ट टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो पहले इसको सेकंड्स में निकालते हैं, प्रॉपर टाइम पीरियड. तो T1 आएगा 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, यानी 10/60 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. एक सेकेंड में ऑसिलेशन होंगी 10/60. ओके और del 1 दिया हुआ है 45 डिग्री. del 1 इज़ 45 डिग्री. और इसके बाद टोटल इंटेंसिटी 0.4 गॉस. B की वैल्यू दी हुई है 0.4 गॉस. ओके और नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेकंड केस में निकालना है, T2 हमें निकालना है. सेम मैग्नेट यानी M की वैल्यू सेम रहेगी, वेयर द एंगल ऑफ डिप इज़ 60 डिग्री. del 2 इज़ 60 डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज़ 0.5 गॉस, यानी B = 0.5 गॉस. और M1 = M2 है, क्योंकि सेम मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं. तो T2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, T1 के लिए फॉर्मूला होगा 2π/I, सेम मैग्नेट है तो I भी सेम रहेगा, M B1 cos del 1, और T2 = 2π/I/m B2 cos del 2. अब आप इजीली इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो. तो इसके बाद खुद सॉल्व करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ये आगे होमवर्क. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्मॉल बार मैग्नेट हैविंग अ